So, in yesterday's class, we discussed about the physical properties of metals and non-metals. We compared them, and specifically our focus should be on the special cases, something which is exception. वो एक्सेप्शन हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फोकस में रखने हैं, क्वेश्चन वहाँ से आएगा। क्या क्या थे आपको ध्यान रखना है कि अगर हम कहते हैं कि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, तो हम ध्यान रखें कि आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद लस्ट्रस है। हाँ, उसमें एक मेटालिक लस्टर हमको मिलता है। या फिर हम कहते हैं कि मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जैसे जो मेटल्स होते हैं दे कैन बी कट बाय नाइफ, दे आर सॉफ्ट। या मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, तो हमको लो मेल्टिंग पॉइंट वाले गैलियम और सीजियम जैसे मेटल्स मिलते हैं। हाँ, जिनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि वो हमारी पाम पे रख दें तो पिघल जाते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग बातें हैं, और ख़ास करके ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। इस तरह की जितनी भी बातें हमने, चाहे डायमंड की हार्डनेस की बात की हो, चाहे ग्रेफाइट का कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की हो, ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। हमने कल की क्लास में आपको स्पेसिफाई कर दिया था। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स की बात कर लेते हैं। केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो मेटल्स का डेफिनेशन अलग तरह का हो जाता है। अब तक आपसे पूछा जाता था छोटी क्लासेस में कि मेटल्स क्या होते हैं, तो आप उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही बोलने लगते थे। हाँ, क्या आप कहते हो कि मेटल्स, और आप किसी भी छोटी क्लास के बच्चे से पूछ लो तो वो क्या बोलेगा? व्हाट आर मेटल्स आप पूछते हो, व्हाट आर मेटल्स, तो वो बोलेगा कि मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर सोनरस, यानी कि वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ही बोलने लगता है, उसको वही सिखाया गया है। हाँ, लेकिन अब क्योंकि 9th क्लास में आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ चुके हो, आपको पता है कि देयर आर सम सब एटॉमिक पार्टिकल्स आल्सो इनसाइड एन एटम, तो आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं। अब हम आयंस और एटम्स की कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं। अगर मैं आयन बोलूँगा तो आपको पता है, मुझे आपको अलग से समझाना नहीं पड़ेगा कि आयन क्या होता है। तो हम बात करते हैं कि हाउ द मेटल्स आर डिफाइंड इन दीज टर्म्स, दैट मेटल्स आर द एलिमेंट्स। मेटल्स एलिमेंट्स हैं, ये बात तो हम कल ही कर चुके हैं। मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव द टेंडेंसी टू लूज electrons and make electropositive ions. Metals क्या है? Metals are the elements which have the tendency to lose electrons, and by losing electrons they make electropositive ions. For example, sodium is a metal. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सोडियम का याद करो, 281, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो 281 यानी आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल it will lose one electron, and after losing one electron it will be having 11 protons in its nucleus, but only 10 electrons in the orbits around it. तो इसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और अब ये बन जाएगा सोडियम आयन। पहले ये सोडियम एटम था, अब ये स्टेबल हो गया, लेकिन ये आयन बन गया। कैसा आयन? जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, electronic configuration 282, loses in order to become stable 2 electrons, forms Mg+2, magnesium ion, electronic configuration again 28, aluminium,
atomic number 13, electronic configuration 283, tends to lose 3 electrons in order to become stable, makes aluminium ion Al plus 3, electronic configuration 28. These all are metals. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, नाम सुना ही है आपने, आपको पता है ये मेटल्स हैं. एंड दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस. तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस कौन बनाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा स्टेबल होने के लिए? जिनके आउटरमोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, जिनको वो लूज़ करेंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. हाँ, अगर 4, 5 या 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में होंगे तो दे विल नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स. जैसे कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है. कार्बन इज अ नॉन मेटल बिकॉज कार्बन कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स. 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना बहुत सारी एनर्जी मांगता है, एंड दिस मच ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस. कार्बन चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे. तो कार्बन इज अ नॉन मेटल बिकॉज इट डज नॉट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें 2, 6 है. आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं होती. 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स जो उसके आउटरमोस्ट शेल में है उसे शेयर भी कर सकता है. तो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो या तो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल, और या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके कोवेलेंट कंपाउंड्स बना लेते हैं. लेकिन मेटल्स केवल इलेक्ट्रॉन लूज ही करते हैं, वो ना तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और ना तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं. गेन तो कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता. आउटरमोस्ट शेल में उनके इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 2 या 3 हैं तो गेन करने का कोई मतलब नहीं है. आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पड़ेंगे सोडियम को अगर वो स्टेबल होना चाहता है. तो इतनी एनर्जी किसी केमिकल रिएक्शन में मिल ही नहीं सकती. तो सोडियम जो है वो एक ऐसा मेटल है जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na+ सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाला सोडियम आयन बना लेगा. मैग्नीशियम का डबल पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनेगा और एल्यूमिनियम का ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज वाला आयन बनेगा. तो मेटल्स किस तरह से केमिकल रिएक्शन करेंगे और किसके साथ केमिकल रिएक्शन करेंगे, ये बात इनके इलेक्ट्रॉन लूज करने के पैटर्न से क्लियर हो जाना चाहिए. मतलब कि मेटल्स हमेशा याद रखो, हमेशा मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं. मेटल और मेटल आपस में कभी रिएक्ट नहीं कर सकते. कितने भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स को आपस में एक साथ एक ही कंटेनर में रख दो, दे विल नेवर रिएक्ट विद ईच अदर. वाई? बिकॉज if you have put two metals together, both of them wants to lose electrons, nobody wants to gain. अगर इलेक्ट्रॉन लूज ही करना है सबको तो फिर किसी का भी काम नहीं बनेगा. इलेक्ट्रॉन गेन करना नॉन मेटल्स की टेंडेंसी है, मेटल्स की टेंडेंसी नहीं है. तो आप मेटल्स और नॉन मेटल्स को साथ में रखोगे तो रिएक्शन होगी. मेटल्स के साथ में कोई रिएक्शन नहीं होती है. हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स में कि मेटल्स किस तरह से ऑक्सीजन के साथ, मेटल्स किस तरह से वाटर के साथ, या मेटल्स किस तरह से एसिड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं. मेटल्स दूसरे मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशंस के साथ में किस तरह की सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं, ये सब बातें हम सीखेंगे. और ध्यान रखें आप कि इसमें जो नोटवर्दी बातें हैं, यानी कि वो बातें जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं, ख़ास बातें, वो मैं आपको जहाँ जहाँ याद दिलाऊं आप उसे मार्क कर लेना. बेटर ये रहेगा कि आप एक पेपर पेन लेकर के बैठें और इन चीज़ों को लिखें. लिखने से दिमाग ज़्यादा चलता है, चीज़ें याद रहती हैं. नोट्स अपने खुद बनाते जाओ. जो मैं नोट्स आपको भेजूँगा वो आप अपने नोट्स को उनके साथ में मिक्स कर देना. मतलब आप उन चीज़ों को अपने मेरे भेजे हुए नोट्स में प्रिंट आउट निकाल कर दोबारा लिखना. नोट्स कंसोलिडेशन करना ज़रूरी है, तो फिर आपके वो काम आएगा. अभी फ़िलहाल हमारा पर्पस है कि हमें नॉलेज बढ़ानी है
about metals and non-metals, and we are specifically talking about the chemical reactions of metals. तो सबसे पहली बात हम करते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। अब हम मेटल्स की रिएक्शन की जब बात करेंगे ना, तो चाहे वो किसी की भी करें, चाहे हम मेटल की रिएक्शन की बात करें ऑक्सीजन से, चाहे वाटर से, चाहे एसिड से, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमें नज़र रखनी है सारे मेटल्स पे, और सब मेटल्स की रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, तो अलग अलग तरीके से रिएक्शन करते हैं। ऑक्सीजन के साथ, खास करके वाटर के साथ अलग अलग तरह से रिएक्शन करते हैं। एसिड्स के साथ भी कुछ मेटल्स हैं रिएक्शन ही नहीं करेंगे, तो हम एक जनरलाइज स्टेटमेंट तो दे ही नहीं सकते मेटल्स के बारे में कि वो किसके साथ कैसे रिएक्शन करेगा। तो उसके लिए हमें क्या पता चलना चाहिए कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, और फिर हम उनको जब रिएक्शन करेंगे तो स्पेसिफाई कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी अलग अलग बन जाते हैं। जैसे कि कुछ मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो वी शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज, और उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पता हो कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स क्या है। ये सबको याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज इज एक्चुअली द लिस्ट ऑफ मेटल्स पुट इन अ सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो सबसे ऊपर रखा है, जो कम रिएक्टिव मेटल है वो उसके बाद रखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, स्टैनम बोलते हैं हम टिन, है ना, SN, लेड, लेड के बाद हमने हाइड्रोजन रखा हुआ है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, फिर भी रिएक्टिविटी सीरीज में रखा हुआ है। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। कुछ एक चीज़ें एडिशनल हैं, बाकी सब आपके बुक में है। एडिशनल एक तो टिन नहीं होगा आपके उसमें, लेकिन आप लिख लो। और यहाँ पे एक बात भी ध्यान रखें कि हम कार्बन भी एक नॉन मेटल है, उसको भी हम रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे फिट कर सकते हैं ना। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में हमने मेटल्स को पुट किया है अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। हाँ, रिएक्टिविटी कम होते जा रही है ऊपर से नीचे। हाइड्रोजन बीइंग अ नॉन मेटल यहाँ पर है। नॉन मेटल होने के बावजूद हमने इसको क्यों रखा है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है उसकी कंपैरेटिव रिएक्टिविटी हमको कई चीज़ें सिखा देती है। जैसे कि हमने कहा कि हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव जो मेटल्स दिख रहे हैं, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, जो हाइड्रोजन के नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वो ना तो वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और ना तो डाइल्यूट एसिड्स के साथ में रिएक्शन उनकी होगी। हमें सीखना है कि वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होना है, तो इनको तो पहले ही हमने बाहर कर दिया। इनका कोई चांस नहीं है कि ये वाटर के साथ में रिएक्शन करने वाले हैं या एसिड्स के साथ में रिएक्शन करने वाले हैं, है ना। हमें ये देखते ही पता चल जाएगा हाइड्रोजन बीइंग मोर रिएक्टिव देन these metals cannot displace hydrogen from either water or a dilute acid। तो इसलिए हमने हाइड्रोजन यहाँ पे रख दिया है। कार्बन तो हमको मेटलर्जी में काम आता है कि कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन हाइड्रोजन दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट हैं। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था जब हम रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। तो कार्बन जो है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो कौन से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में काम आएगा,
वो यहाँ पर इसकी पोजीशन से पता चलता है। फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जब मेटलर्जी पढ़ते हैं उस समय काम आता है। तो हम आ जाएं इसके ऊपर कि रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो हम शुरुआत करेंगे ऊपर से कि पोटेशियम एंड सोडियम आर द टू मेटल्स विच आर द मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं पोटेशियम एंड सोडियम, एंड दे वायलेंटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अपने आप ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और in some cases they can cause accidental fires also। तो पोटेशियम और सोडियम को हमेशा केरोसिन में डुबा के रखते हैं, या तो केरोसिन या तो फिर कोई और ऐसा लिक्विड जिसके अंदर ये प्रोटेक्टेड रहें, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए। तो या तो पैराफिन या तो केरोसिन। आपकी बुक में केरोसिन लिखा हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखें, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसलिए ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कि वाई मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर kept immersed into केरोसिन। तो ये आप बताओगे कि बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, पोटेशियम एंड सोडियम बोथ, अपॉन एक्सपोजर टू ऑक्सीजन they start reacting with oxygen on their own and may cause accidental fires. To avoid that, we keep sodium and potassium immersed inside kerosene. ठीक है, तो यहाँ पर जब इनका रिएक्शन होगा तो पोटेशियम बनाएगा पोटेशियम ऑक्साइड K2O और सोडियम बनाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O। मेटल्स और ऑक्सीजन की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस तो हैं ही, खास करके ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। एक पॉपुलर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप केमिकल रिएक्शन चैप्टर में देख चुके हो, इसमें मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, burnt in air to give out मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने देखा था कि यहाँ पर दो ऑब्जर्वेशन हैं, इसके ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट हैं, ये बात हमने पहले भी आपको बताई थी। हाँ, ऑब्जर्वेशंस आर इम्पॉर्टेंट। क्या ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशंस एंड प्रिकॉशन दोनों बातें पूछी जाती हैं। ऑब्जर्वेशन, प्रिकॉशन, आपको ड्यूरिंग दिस क्या क्या करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन हमने आपको दिखाई थी, मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट इनफैक्ट यहीं पे करके भी दिखाया था, जिसमें हमने क्या किया था कि मैग्नीशियम रिबन को विद द हेल्प ऑफ अ सैंड पेपर क्लीन किया था। व्हेन वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर, द ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस इज क्लीन्ड। अगर आप सैंड पेपर से इसे क्लीन किए बिना फ्लेम को एक्सपोज कर दोगे तो हो सकता है रिएक्शन ना हो पाए, बिकॉज मैग्नीशियम मेटल विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन देन, बिकॉज इट इज़ कवर्ड ऑलरेडी विद एन ऑक्साइड लेयर ओवर इट, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके ऊपर एक लेयर जमी हुई है जिसकी वजह से वो लाइट ग्रेइश दिखने लगता है। हम उसको रगड़ के साफ़ करते हैं, वो एकदम शाइन करने लगता है, सिल्वरी ग्रे हो जाता है, चमकने लगता है मतलब, और फिर हम उसको फ्लेम पर रखते हैं तो वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में जलता है। हाँ, ऑब्जर्वेशन, डेजलिंग वाइट फ्लेम, आपको मैं लिखवा चुका हूँ, ये सब बातें याद दिला रहा हूँ केवल। डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ में ये क्योंकि जलती है तो प्रिकॉशन है कि वी शुड नॉट स्टेयर एट द फ्लेम, हमको उसे फोकस नहीं करना चाहिए उसके ऊपर, अपनी आँखें उससे हटा लेना चाहिए, अदरवाइज इट कैन डैमेज योर साइट। आपकी आइज़ को नुकसान पहुँचेगा। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें MgO बनता है। तो नॉर्मली एक मेटल जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है,
अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की या किसी भी ऑक्साइड, जैसे आप कैल्शियम का भी रिएक्शन कर सकते हो इस तरह का, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन विल ऑल्सो गिव यू CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है सारी। ये जितने भी आप देख रहे हो ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स, इन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन जब हम किसी एसिड से करवाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है ना। आपको याद होगा कि हमने एक रिएक्शन देखा था जिसमें हमने कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन करवा दिया था HCl से, और उसमें कॉपर क्लोराइड बना था प्लस वाटर बना था। हाँ, ये रिएक्शन जो था ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें सॉल्ट एंड वाटर बना है। ये एसिड है तो फिर ये बेस होगा, है ना, ये बेस होगा। तो जो बेस होता है वो हमेशा एसिड के साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। तो ये बात ध्यान रखें कि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड है और एसिड के साथ रिएक्शन करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं दे रहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ही, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा ही, क्योंकि मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइटिंग पॉइंट आ गया। दिस इज very very important. Some metal oxides like aluminum oxide and zinc oxide are amphoteric in nature. We call them amphoteric oxides. Now this is an important question from your examination point of view. What are amphoteric oxides? Explain with the help of example. यानी आपको reactions भी show करना पड़ेंगी with the help of chemical equations. Amphoteric oxides are those oxides which behave like acids with bases and bases with acids. वो acids के साथ में base की तरह से behave करने लगते हैं और बेसिस के साथ में एसिड्स की तरह से बिहेव करने लगते हैं। यानी इन एनी केस वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ये दो एग्जांपल हमारे सामने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 रिएक्ट्स विथ HCl दैट इज एन एसिड, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा AlCl3 और वाटर बन जाएगा। लेकिन आप इसी Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से करवा दोगे, तो जो यहाँ पर एज अ बेस बिहेव कर रहा था वो यहाँ पर एज एन एसिड बिहेव करने लग जाएगा। और फिर से सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। NaAlO2 is known as sodium aluminate. Sodium aluminate is the salt और साथ में बन गया H2O. This is a neutralization reaction. दूसरा एग्जाम्पल ले लें जिंक का, जिंक के ऑक्साइड का ZnO का। जिंक ऑक्साइड ऑल्सो रिएक्ट्स विथ HCl विच इज एन एसिड लाइक अ बेस टू गिव आउट जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, जबकि यही जिंक ऑक्साइड जब रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में NaOH के साथ में, तो सोडियम जिंकेट Na2
ZnO2 प्लस वाटर बनाएगा। इन दोनों में से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो भी एग्जाम्पल लो एम्फोटेरिक ऑक्साइड को ऑब्जर्व करने के लिए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को दिखाने के लिए, तो आपने या तो ये दोनों लेने या तो ये दोनों, ऐसा नहीं कि इसका एक ले लिया इसका एक ले लिया। इन सॉल्ट्स के नाम जैसे सोडियम एल्यूमिनेट या सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, और सोडियम जिंकेट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ चुके हैं? आपको याद हो तो जब हम बेसिस की बात कर रहे थे तो वो हम कह रहे थे कि मेटल्स वैसे तो रिएक्शन नहीं करते हैं बेसिस के साथ में। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब बात करने लगे थे तो हमने कहा था कि यूँ तो बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं मेटल्स के साथ में रेडिली, लेकिन जिंक के साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है कि जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है, तो सोडियम जिंकेट नाम का एक सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि एक मेटल एक बेस के साथ में उस तरह से रिएक्शन कर रहा है जिस तरह से वो मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, यानी सॉल्ट बना रहा है साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवा रहा है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इन दो रिएक्शंस में हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। जिंक प्लस NaOH, मैंने आपको कहा था कि जब मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ेंगे तो आपको याद दिलाऊंगा, तो मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ कि यहाँ भी सेम प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन से, और यहाँ पर वाटर नहीं बन रहा है, यहाँ पे H2 बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। गलती तब हो जाती है जब हम ये तो सही शुरू करते हैं, यहाँ पर वाटर लिख देते हैं। ऐसी गलती करते मैंने बहुत लोगों को देखा है, या कुछ लोग यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देते हैं। ध्यान रखो, यहाँ ऑक्सीजन है तो वहाँ भी ऑक्सीजन होगी, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ भी नहीं होगी, बाकी पूरा सेम है। हाँ, कैन यू वॉच इट? ऑक्सीजन यहाँ है तो यहाँ भी है, यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, जिंक के पीछे नहीं है तो हाइड्रोजन के पीछे भी नहीं है। ऐसे करके इसे याद रखना, भूलना मत, क्योंकि बहुत अच्छे स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं और अपने मार्क्स लूज़ कर लेते हैं, एंड दे लूज़ देयर चांस टू गेट 100%। हालांकि अब ये देखें कि इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है तो वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना? हमारी बुक में भी थोड़ा सा झांक के देख लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और एयर के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, कॉपर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का सब्सटेंस बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 बनाता है। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बात है, हाँ, इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड सोडियम एल्यूमिनेट बना रहा है, NaAlO2 प्लस वाटर। ठीक है ना? ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स आर insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. हाँ, सोडियम ऑक्साइड NaOH और पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ KOH बनाता है, विच आर एल्कलीज, मतलब वाटर सॉल्युबल बेसिस। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड का ये रिएक्शन भी आपको ध्यान रखना है। अब इम्पॉर्टेंट बातें जो हमने ऑलरेडी हाईलाइट की हुई है, आपकी बुक से मैं आपको दिखा दूं। ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। Metals such as potassium and sodium react so vigorously that they catch fire if kept in open. Hence, to protect them and to prevent accidental fires, they are kept immersed in kerosene oil. At ordinary temperatures, the surfaces of metals such as magnesium, aluminium, zinc and lead etc. are covered with a thin layer of oxide. The protective oxide layer prevents the metal from further oxidation.
एल्यूमिनियम के बारे में तो हम ये कहते हैं कि वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, जैसे ही वो एक्सपोज होता है ऑक्सीजन से अपने ऊपर एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड इस तरह से बनाता है कि वो फर्दर करोड नहीं होता और उसमें वो करोजन के अगेंस्ट अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करता है। उसका सेल्फ प्रोटेक्टिंग नेचर है अगेंस्ट द करोजन। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फाइलिंग्स बर्न विगरसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। क्यों? क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप एक आयरन रॉड को या आयरन नेल को अगर आप फ्लेम पे रख दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि वो रेड हॉट हो जाएगी, बट इट विल नॉट बर्न। जैसे मैग्नीशियम रिबन जलता है वैसे जलेगा नहीं। एल्यूमिनियम का रिबन भी जल जाएगा, जिंक का भी टुकड़ा आप लेके जलाओगे जल जाएगा, लेकिन आयरन का जलेगा नहीं, रेड हॉट हो जाएगा। रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो आयरन, ये ध्यान रखें कि आयरन का कोई पीस लेकर के, कोई आयरन नेल लेके या आयरन रॉड लेकर के आप उसे जलाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं जलता। लेकिन अगर हम उसको उसके आयरन डस्ट बना के या आयरन फाइलिंग्स बना करके और उसको किसी फ्लेम के ऊपर गिराते हैं, फ्लेम के ऊपर छिड़क देते हैं, तो फिर वो जलता है ना, चिंगारियाँ निकलती हैं उसमें से। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये क्यों हुआ? आयरन तो आयरन है, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि आपने उसको आयरन डस्ट बना के या आयरन फाइलिंग्स बना करके उसका सरफेस एरिया ऑफ एक्सपोजर टू ऑक्सीजन बढ़ा दिया। जब आप आयरन रॉड लेके आए तो मोस्ट ऑफ द आयरन इज इनसाइड द रॉड एंड इज नॉट एक्सपोज टू ऑक्सीजन। एक्सपोजर टू ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट, लार्जर सरफेस एरिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। अगर ऑक्सीजन और आयरन का एक्सपोजर ही नहीं होगा, वो दोनों कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे, तो रिएक्शन कैसे करेंगे, है ना। तो ये आप अगर पूछे रीज़न तो आप बता सकते हो। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर टू ऑक्साइड। मतलब कॉपर जो है वो खुद जलता तो नहीं है, लेकिन उसकी आउटर लेयर जो है वो कॉपर टू ऑक्साइड बना लेती है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स। जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते जा रहे हैं, द टेंडेंसी ऑफ द मेटल्स टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन रिड्यूसेस एंड अप टू द लेवल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। ये हायर टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करते ऑक्सीजन के साथ में। अब ये रीज़न हम बता सकते हैं कि सिल्वर और गोल्ड की इतनी इम्पॉर्टेंस क्यों है कि ऑक्सीजन के साथ में इनका रिएक्शन होता ही नहीं है, तो ऑक्सीजन की वजह से कोई करोजन इनमें कभी नहीं होगा। सिल्वर के ऊपर हालांकि टार्निशिंग हो जाती है, लेकिन वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होती है, और हाइड्रोजन सल्फाइड जनरली हमारे सराउंडिंग्स में बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो सिल्वर भी अगर बहुत लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए, एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तभी वो टार्निश होता है, अदरवाइज़ वो भी प्रोटेक्टेड रहता है। और गोल्ड के साथ तो टार्निशिंग जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ना तो ऑक्सीजन के साथ, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ना ही किसी और सब्सटेंस अराउंड, मतलब मॉइस्चर के साथ भी या हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी किसी के साथ गोल्ड की रिएक्शन नहीं होती। गोल्ड को इसलिए हम नोबल मेटल बोलते हैं, है ना। नोबल गैसेस याद है, हमने 9th क्लास में बात की थी, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट। तो गोल्ड भी एक ऐसा मेटल है जो कि किसी के साथ में रिएक्शन नहीं कर रहा होता, इसलिए वो प्रोटेक्टेड रहता है और उसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू भी बढ़ जाती है। हमने कहा था कि वो बहुत अच्छे से ग्लिटर करता है, इस वजह से वो उसके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं। साथ ही साथ वो ऑर्नामेंट्स जो होते हैं दे आर वेरी इजी टू मेंटेन, उनका करोजन होता नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुला पड़ा रहेगा तो भी उसके ऊपर कोई रस्टिंग जैसा कुछ होने वाला नहीं है। अब क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि अपने ऊपर एक थिन प्रोटेक्टिव लेयर अगेंस्ट द करोजन बना लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। तो हम इस लेयर को फर्दर कंसोलिडेट करके हम एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम ले लेते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा करोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड हो जाए। द प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजिंग। Anodizing is a process of forming a thick oxide layer of aluminium, layer on aluminium। हाँ, मतलब ऑक्साइड लेयर, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो होता है एल्यूमिनियम की सरफेस पर थिक लेयर बनाने के लिए किया जाता है।
Aluminium develops a thin oxide layer when exposed to air. This aluminum oxide coat makes it resistant to further corrosion. This resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. During anodizing process, a clean aluminum article is made, the anode. हाँ, एल्यूमिनियम को हम एनोड बना देंगे। एनोड कौन? जिसके ऊपर एनायन आए, हमको इस पे ऑक्सीजन को बुलाना है। ऑक्सीजन का आयन एनायन होता है O-2, यानी नेगेटिव चार्ज वाला आयन एनायन। एनायन एनोड पे आता है। एनोड का नाम एनोड इसीलिए है, या एनायन का नाम एनायन इसीलिए है कि वो एनोड पे जाता है। तो इज इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीजन निकल के ऑक्सीजन इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजीली। इसके ऊपर डाई किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है ईजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। तो क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन 2 बेनिफिट्स ऑफ या 2 सिग्निफिकेंसेस ऑफ द एनोडाइजिंग प्रोसेस। हाँ, एनोडाइजिंग प्रोसेस के 2 सिग्निफिकेंसेस क्या हैं, क्या फ़ायदा एनोडाइजिंग करने का? तो पहला तो हमको सबको याद रहता है, हमेशा हम कहते हैं कि ये करोजन से एल्यूमिनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक थिकर ऑक्साइड लेयर ऑन द एल्यूमिनियम सरफेस बनाने के लिए काम में आता है। ये बात सबको याद रहती है, लेकिन दूसरी बात भूल जाते हैं। वो कहते हैं 2 सिग्निफिकेंसेस, तो दूसरी बात हमें याद नहीं रहती क्योंकि हमने एनसीईआरटी ठीक से नहीं पढ़ी। हम कह रहे हैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, आप नहीं पढ़ रहे। तो ये दूसरा वाला जो पॉइंट है कि जो एल्यूमिनियम आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर हमने एनोडाइजिंग किया है उनको ईजिली डाई किया जा सकता है टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। ठीक है, तो जो भी पढ़ रहे हैं हम ये ध्यान रखें कि हम किस तरह से उनमें से क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें अगर कोई बात पूछी जाती है तो हम उसका आंसर किस तरह से दे सकते हैं। प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए। तो सोडियम इज़ द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ द सैंपल्स ऑफ मेटल्स टेकन हेयर। मतलब जो सैंपल लिया है एक्टिविटी 3.9 में, उसमें पोटेशियम नहीं था, इसलिए सोडियम मोस्ट रिएक्टिव कहा जा रहा है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विगरस, इम्प्लाइंग दैट इट इज़ नॉट एज रिएक्टिव एज सोडियम, बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। हाँ, क्या मतलब हुआ इस बात का? कहाँ है जिंक, आयरन, कॉपर, लेड, है ना? रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक ये रहा, आयरन ये रहा, लेड ये रहा, कॉपर हाइड्रोजन के भी नीचे है। तो हमको फर्दर और भी रिएक्शन मतलब करना पड़ेगी ये पता लगाने के लिए कि कौन इनमें से ज़्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को कंपेयर करके ही बनाई जाती है। मतलब ये जब रिएक्टिविटी सीरीज़ बनी होगी तो ऑब्वियसली जो केमिस्ट होंगे, जो साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स की रिएक्शन, डिफरेंट मेटल्स की रिएक्शन करवाई होगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड से। जैसे ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन हमने अभी अभी डिस्कस की है, उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे आगे वाटर के साथ में रिएक्शन। तो वाटर के साथ भी रिएक्शन जो मेटल्स की होती है वो ठंडे पानी के साथ अलग तरह से करते हैं, गर्म पानी के साथ में अलग तरह से करते हैं, स्टीम के साथ में, यानी कुछ मेटल्स जो कम रिएक्टिव हैं वो स्टीम के साथ में ही रिएक्शन कर पाते हैं, वाटर के लिक्विड फॉर्म के साथ में चाहे गर्म हो या ठंडा उनकी रिएक्शन ही नहीं होती। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि वाटर के साथ में कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज़ बनाते समय अगर उन्हें दिखा होगा कि ये पोटेशियम है, सोडियम है, तो हर किसी के साथ में विगरस रिएक्शन करते हैं, इतना कि हमें इन्हें छुपाना पड़ता है कि ऑक्सीजन को एक्सपोज ना करो, वाटर को एक्सपोज ना करो। तो इनको तो टॉप पे रख देना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज़ के। हाँ, या इसी तरह से अगर हम प्लैटिनम या गोल्ड की बात करें जिनको हमने एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज़ रखा है, तो क्यों रखा होगा वहाँ पे? क्योंकि वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे। तो इसी तरह से रिलेटिव कंपैरिजन होता है एक रिएक्टिविटीज़ का बाय डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म्ड बाय द several metals, and then they are put in a sequence called reactivity series in which they are
पुट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटीज। ठीक है, तो आज आपने जो सीखा है दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। इसमें आपको ध्यान रखना है कि मेटल्स अपनी अपनी रिलेटिव पोजीशंस इन द रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और इसमें मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर, यानी एसिड के साथ में वो हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं। कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, अगर मेटल ऑक्साइड है तो वो कभी एसिडिक नहीं हो सकता, वो बेसिक ही होगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो एम्फोटेरिक इन नेचर हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज जो एसिड्स और बेस दोनों के साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देते हैं, जो एसिड्स के साथ बेस जैसे बिहेव करते हैं और बेस के साथ एसिड जैसे बिहेव करते हैं। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड में हमने दो एग्जाम्पल लिए। एक एग्जाम्पल लिया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक लिया जिंक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रिएक्शन आपकी बुक में भी लिखे हैं और जिंक ऑक्साइड के रिएक्शन मैंने आपको लिख के दिए हैं। उसके साथ में एक कन्फ्यूज़न का पॉइंट था, उसको भी क्लियर किया है कि जिंक ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन में सोडियम जिंकेट और वाटर बनता है, और जिंक मेटल भी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोडियम जिंकेट ही बनाता है, लेकिन अब वाटर नहीं बनता, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इन दोनों रिएक्शन में आपस में कभी कंफ्यूज मत होना। In our tomorrow's class, we will start discussing about the reaction of metals with water and dilute acids. एसिड्स के और वाटर के साथ में वो कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। अच्छा रहेगा कि आप भी थोड़ा सा उसको देख लें। What happens when metals react with water, ये जो लिखा हुआ है आप इसको एक बार नज़र से निकाल लें। कल की क्लास शुरू होने से पहले देखें कि इसमें क्या क्या डायग्राम्स हैं, क्या क्या रिएक्शंस हैं। हालांकि बहुत शॉर्ट में है, इसलिए आपको पढ़ने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें बताऊंगा। एक्स्ट्रा मतलब कि एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होगी, लेकिन नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके MCQs भी बहुत बनते हैं उनमें से। और एसिड्स के साथ में रिएक्शन, हाँ, ये दोनों अप टू दिस रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, ये दो टॉपिक्स पढ़ के आप कल की क्लास अटेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही। ठीक है, तो थैंक यू, वी विल मीट इन टुमारोज क्लास।